वहीं दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट और बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। तो 1 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया गया। पिछली सरकार के बजट से लगभग 24,000 करोड़ ज्यादा का ये बजट है। 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान महिला सम्मान योजना के लिए, 9,000 करोड़ का प्रावधान नदियों की सफाई, यमुना की सफाई, सीवेज के लिए। तो दिल्ली सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। दिल्ली वालों के लिए घोषणाओं का पिटारा रहा। इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के तहत 500 करोड़ का प्रावधान की बात कही गई है। पुरानी सिविल लाइन बदलने के लिए 250 करोड़ का आवंटन हुआ। दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए अब एक वाटर टैंकर की मॉनिटरिंग होगी। वाटर टैंकर्स में जीपीएस भी लगाए जाएंगे। ये तमाम बड़े ऐलान जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस दौरान किए गए। 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली के लिए पेश किया गया। दिल्ली के बजट में गरीबों के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने अपना पिटारा खोल दिया है। बजट में झुग्गी झोपड़ियों के लिए 696 करोड़ का प्रावधान है। दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। इसमें दिल्ली वालों को मिलेगा आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का मुफ्त इलाज। हर गरीब परिवार की महिला को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,500 रुपए की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। दिल्ली के बजट से व्यापारियों की भरेगी झोली। दिल्ली में पहली बार व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। रेखा सरकार कराएगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। हर 2 साल में समिट का आयोजन होगा। महिलाओं के लिए भी बजट में काफी ज्यादा फोकस रहा और यहां पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, 5100 करोड़ महिला समृद्धि योजना के लिए आवंटित किए गए। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ का प्रावधान किया गया। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। तमाम बड़े ऐलान बजट में रहे। दिल्ली के नरेला में एजुकेशन हब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है। 618 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय के लिए रखे जाएंगे। 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब बनेगी। इसके अलावा पीएम श्री की तर्ज पर दिल्ली में भी सीएम श्री स्कूल खोला जाएगा। सीएम श्री स्कूलों के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। आज जैसे ही बजट पेश करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने अपने भाषण की शुरुआत की, तुरंत सदन में मोदी मोदी के नारे गूंजने लग गए। इसकी वजह से सीएम रेखा को कुछ सेकंड के लिए अपना भाषण रोकना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत की। दिल्ली में विधायक फंड में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। दिल्ली विधानसभा बजट भाषण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और कहा कि सभी विधायकों को काम करने के लिए पूरा फंड मिलेगा। अब विधायकों को फंड के लिए कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बजट से जुड़ी हर एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की। कुणाल कामरा के महाराष्ट्र राजनीति पर किए गए तंज वाले वीडियो पर शिंदे समर्थकों का गुस्सा भड़का हुआ है। अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग को समझते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। सामने वाले व्यक्ति को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए, वरना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सीएम फडणवीस ने यह कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से मना कर दिया। उधर विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने समन जारी कर दिया है। उन्होंने पूछताछ के लिए आज ही सुबह 11 बजे खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। मुंबई पुलिस के मुताबिक नोटिस की एक कॉपी कामरा के घर पर भी भेज दी गई थी। साथ ही उन्हें इस नोटिस के बारे में व्हाट्सएप से भी सूचित किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग तैयारियों में अभी से जुटा हुआ है। चुनाव को लेकर के आज पटना निर्वाचन कार्यालय में अहम बैठक होती है। बैठक में पूरे जिले के चुनाव के पदाधिकारी को बुलाया गया। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई। इसे लेकर पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षदों को दिल्ली बुलाया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभियान हीरानगर के सनियाल इलाके में चल रहा है, जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, दूसरी सुरक्षा एजेंसीज ने मोर्चा संभाल लिया।
दरअसल सर्च ऑपरेशन 23 मार्च की शाम को शुरू हुआ, जब सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि इलाके में 4 से 5 आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन में भारतीय सेना के राइजिंग स्टार कोर, जम्मू कश्मीर एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान शामिल हैं। कल एनएसजी भी इस अभियान में शामिल हुई। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया, गली गली में तलाश जारी है। अब तक आतंकियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा, हैंड ग्रेनेड, रोटियां, काजू बादाम, दूसरे सामान बरामद हुए, जो कि इस बात का इशारा करते हैं कि आतंकी लंबे वक्त तक यहां पर रुकने की योजना बना रहे थे। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने लोगों को हैरान कर दिया है। सहार थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दे दिया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शादी के महज 15 दिन के बाद ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पत्नी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए हत्या की लोकेशन भी खुद बताई थी। औरैया पुलिस और स्वाट टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के मुताबिक इस एनकाउंटर में 5 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों से दरअसल ये एनकाउंटर हुआ और उसके बाद 3 शवों के पास से इंसास राइफल बरामद की गई है। नक्सलियों के बड़े कार्डर्स की मौजूदगी की सूचना पर करीब 500 जवान कोर इलाके में घुसे थे। ये घटना दंतेवाड़ा के जंगली इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बल एक ऑपरेशन पर थे। हाल के दिनों में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के इलाकों में नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी गई। 20 मार्च को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर एक बड़े ऑपरेशन में 30 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स का एक जवान भी शहीद हुआ था। आज की घटना भी इसी तरह के तनावपूर्ण माहौल का हिस्सा मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस, डीआरजी के साथ ही सुरक्षा बल मौके पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर एक बार फिर से कड़ा प्रहार किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना ही होगा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवथानेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस के दौरान स्टेटमेंट दिया। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ने फिर से अनावश्यक टिप्पणियों का सहारा लिया है। इससे न तो उसके गैरकानूनी दावे वैध साबित होंगे, न ही उसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की नीति सही ठहराई जा सकती। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान दिवस पर दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्पीच के दौरान कई बार उनकी जबान लड़खड़ाई। इस दौरान उन्होंने कई शब्दों को गलत पढ़ा। भाषण में दिख रहा है कि जरदारी एक एक शब्द को मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं। लंबे वाक्य को पढ़ने के दौरान कई बार उनकी सांस फूलती हुई दिखी है। उनकी स्पीच को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मजाक भी बनाया तो कई ने उनकी सेहत पर चिंता जताई है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने इसे हर पाकिस्तानी का मजाक बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले ही सुपरहिट हो गया है। अमेरिका के कमर्शियल सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि उन्होंने एक दिन में ही 1000 गोल्ड कार्ड बेच दिए हैं। एक गोल्ड कार्ड की कीमत तकरीबन $5 मिलियन यानी कि 44 करोड़ रुपए है।
हावर्ड ने कहा है कि लोग गोल्ड कार्ड लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि ये प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर करीब 2 हफ्ते बाद शुरू होगा। एलॉन मस्क अभी से इसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और ट्रंप सरकार 10 लाख गोल्ड कार्ड का टारगेट लेकर के इस समय चल रही है। प्रशासन का मानना यह है कि दुनिया में 3.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे खरीद सकते हैं। अमेरिकी सरकार इस प्रोग्राम से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल देश के कर्ज को कम करने के लिए करने वाली है। आईपीएल के चौथे मैच में क्रिकेट का रोमांच चरम पर दिखा। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के जबड़े से जीत छीन ली। विशाखापट्टनम में इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 1 विकेट से जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 210 रन का टारगेट दिया, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में 1 विकेट बाकी रहते हुए हासिल किया। दिल्ली के आशुतोष शर्मा मैन ऑफ द मैच बने, जिन्होंने 31 गेंद में नाबाद 66 रन की पारी खेलकर जीत दिलाई। आशुतोष ने आखिरी ओवर्स में अपनी बल्लेबाजी से पूरा मैच पलटा और दिल्ली की टीम को रोमांचक जीत दिलाई। एक समय दिल्ली की टीम ने 65 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे। टीम लड़खड़ाती रही और 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर 6ठा विकेट भी गंवा दिया। तब टीम का स्कोर 113 रन था। यहां से दिल्ली की हार दिख रही थी। इसके बाद विपराज निगम और आशुतोष ने जीत दर्ज कराई।